जी, आज हम स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का जो हमारे पास सेकंड चैप्टर है वो आज हम स्टार्ट करते हैं। अब आयनिक इक्विलिब्रियम बेसिकली नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये जो इक्विलिब्रियम होता है ये आयंस के दरमियान होता है। ठीक है। द इक्विलिब्रियम ऑफ आयंस टू आयंस, यानी आयंस के दरमियान हो सकता है, या आयंस टू मॉलिक्यूल्स, इनके दरमियान जो इक्विलिब्रियम होगा उसको आप आयनिक इक्विलिब्रियम का नाम लेंगे। ठीक हो गया जी। अब ए प्लस बी, ये प्लस में है और ये नेगेटिव है। ठीक है। और ये बना रहे हैं ए बी। अब आप देखें कि जी ये जो आयंस हैं आपके पास और ये एक मॉलिक्यूल है। अब इन दोनों के दरमियान जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है वो बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है जी। और इसी तरह ये आयंस के दरमियान भी हो सकता है कि ए नेगेटिव या ए प्लस कर लें, बी नेगेटिव मेक्स सी प्लस एंड बी नेगेटिव। तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये आयंस के दरमियान हो सकता है, या ये आयंस और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है उसे आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं आप। अब फेरेडे के बारे में आपने सुना होगा। फेरेडे एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट था। इसने ये बात की थी, एक दो पॉइंट्स इसने बताए थे कि जो आपके पास सॉल्यूशन होते हैं ना उनके लिए ये नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी कि हर सॉल्यूशन जो वो वाटर में जाए और आयंस प्रोड्यूस करे, टू प्रोड्यूस आयन। ठीक है जी। तो इसने ये बात कर दी कि ऐसे सॉल्यूशंस भी हैं जो पानी में जाने के बाद आयंस नहीं देते। तो इसने एग्जांपल दी कि जो चीनी होती है, शुगर होती है, इसका जो सॉल्यूशन ले लें आप, इसमें इसका फार्मूला था C6। अगर हम ग्लूकोज की चले बात कर लेते, फ्रुक्टोज की बात नहीं करते, H12O6। अब इसको जब आप पानी में डालते हैं तो ये टूटता नहीं है मॉलिक्यूल, ये एज इट इज ही रहता है, ये आयंस में नहीं टूटता। तो फेरेडे ने ये बात की थी कि जरूरी नहीं है कि जी हर जो कंपाउंड है वो जाए पानी में टूटे और आयंस दे। कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी होते जो आयंस नहीं प्रोड्यूस करते, या कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते जो आयंस प्रोड्यूस नहीं करते। और इनको आप क्या बोलेंगे? इनको आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड होते हैं या वो सॉल्यूशन होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकती। क्यों कंडक्ट नहीं करवा सकती? क्योंकि इनके पास फ्री आयंस नहीं होते। क्योंकि कंडक्टिविटी बेसिकली आयंस की वजह से होती है, आयनिक कंपाउंड में जो कंडक्टिविटी होती है वो आयंस की वजह से होती है। जबकि मेटल होते हैं उनके केस में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो ऐसे सॉल्यूशन को आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोल देते हैं। और इसने देखा कि कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जो वाटर में जाते हैं और करंट प्रोड्यूस करते हैं, तो इसने कह दिया कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी ये डिसोसिएट हो जाते हैं, ये पानी में जाकर डिसोसिएट हो जाते हैं। तो अब इसकी बुनियाद पर फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं कि कितनी किस्म के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो हम देखते हैं अब। बेसिकली हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखिए नाम से पता चल जाना चाहिए, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसका अल्फा, अल्फा बोलते डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जिनका अल्फा 5% होता है या इससे भी कम होता है। यानी आपके पास 100 मॉलिक्यूल थे, 100 मॉलिक्यूल थे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 5 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाएंगे। 95 जो मॉलिक्यूल हैं वो एज इट इज रहेंगे, वो प्रोडक्ट नहीं बनाते। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये जो होते हैं ये बने होते वीक, आप कह सकते हैं कंपोनेंट से, यानी वीक एसिड से, और वीक बेस से बन सकते हैं, और वीक साल्ट। तीन चीजें होती है ना बेसिकली, एसिड बेस एंड साल्ट।
तो या ये वीक एसिड से बन सकते हैं, या वीक बेस से बन सकते हैं, या वीक साल्ट से बन सकते हैं। अब वीक एसिड क्या है उसकी बात हम कर लेते हैं। जो वीक एसिड होता है आपके पास, इसमें क्या होता है कि वन पार्ट जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड का होता है, वन पार्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, एक पार्ट इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड का होता है। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बाजू का तो गिवन भी होता है ना, आप पहचान नहीं कर पाते कि इनमें से कौन सा वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो इस पॉइंट को मद्देनजर रखिएगा। और यूजुअली ये कैटाइन होता है। कैटाइन जो होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगी। CH3COOH और HCOOH, H2S। अब आप इनमें जरा चेक कर लें, जो हाइड्रोजन है ये कैटाइनिक पार्ट है। अब जो हाइड्रोजन आ रहा है, या आपको पता है ये HCl से भी होता है, H भी है, HI भी है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट होता है ना इनमें, यानी आप कह सकते हैं कि एक जो पार्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का होता है। और वीक बेसिस की बात कर लेते हैं, तो वीक बेसिस जो होती हैं इनमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि वन पार्ट जो होगा वो वीक एसिड से होगा, प्लस जो सेकंड पार्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस से होगा, SB फॉर स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं जी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब आप नोट करें इसको कि जो OH है, ये आपको पता है NaOH का पार्ट होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होती है। और जो अमोनियम है, ये आपको पता है कि वीक एसिड जो होता है उसका पार्ट होता है। तो यहां से भी आपको पता चल गया है कि जो वीक बेसिस होती हैं उनमें एक पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, और वो जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है वो यूजुअली स्ट्रॉन्ग बेस से रिलेट कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होता है वीक साल्ट। वीक साल्ट जो होते हैं इनमें जो कंपोनेंट होते हैं वो दोनों के दोनों कंपोनेंट वीक एसिड या वीक बेस, दोनों के दोनों यानी वीक एसिड और वीक बेसिस से मिलकर बनते हैं। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम। आपके पास है जी अमोनियम सायानाइड। अब आप देखें, ये जो होता है अमोनियम क्लोराइड वगैरह से, एसिड से आता है, सॉरी ये बेस से आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। और जो सायानाइड है ये HCN, HCN इज आल्सो अ वीक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो अ वीक बेस। तो इनमें जो कंपोनेंट दोनों के दोनों होते हैं वो वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बनाते हैं आपके पास वीक साल्ट। अब ये तो हमने वीक की बात कर ली, अब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, ये आप लोग इससे वाकिफ हैं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनका अल्फा जो होता है वो नियरली 100% हो, यानी उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है वो कितने परसेंट हो जी, 100% हो। और इसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड आ सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस आ सकती है, और स्ट्रॉन्ग साल्ट आ सकता है। अब एग्जाम्पल आपको पता है HCl हो गया, बहुत सी एग्जाम्पल है, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पे। फिर आपके पास NaOH आ सकता है, और इन दोनों को कंबाइन करा के आप बना सकते हैं साल्ट, NaCl बन सकता है। तो ये देखें दोनों पार्ट इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है और उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, किस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं थीरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस की कुछ थीरीज है, उनको हम देखते हैं। यहाँ पे दो थीरीज की हमने बात करनी है। फर्स्ट है जी आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट। ये वेल नोन है, वैसे मैं आपसे एक MCQ पूछ लेता हूँ, आपको आइडिया होगा। जी चले आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, विच वन इज आर्हीनियस बेस, विच वन इज आर्हीनियस बेस। आपके पास है जी,
कौन सी इसमें अर्हीनियस बेस है आपके मुताबिक? लोग पढ़ाते भी हैं, खुद भी आपने पढ़ा है ये। हाँ जी, तो ए। ए। इसरार आपने नन बोला है, ऐसा क्यों? जी, क्या रीजन है? अब ये साल्ट है सर, बेसिक साल्ट, इसमें क्लोरीन भी प्रोड्यूस। अच्छा, तो किस तरह से इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप? देखें, चले मैं बता देता हूँ। आर्हीनियस ने ये बात नहीं की थी कि OH के साथ क्लोराइड भी हो। आर्हीनियस ने ये बात की थी बेस वो चीज होती है जो सिर्फ और सिर्फ OH आइंस दे, सिर्फ और सिर्फ OH आइन दे, उसके साथ कोई और नेगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। याद रख ले मेरी बात। मैंने इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट देखने के लिए ये MCQs पूछा था, और माशाल्लाह से सबका कॉन्सेप्ट चमका हुआ है। और एसिड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या दे? H पॉजिटिव दे, याद रख लें। इसके साथ कोई और एनाइन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, ये बात एक तो आपने याद रख लेनी, ठीक है? ये एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट है, ठीक हो गया। इसी तरह हम देख लेते हैं, विच वन इज आर्हीनियस एसिड? ए। जी, इनमें से कौन सा है आर्हीनियस एसिड? बताएं। ए वाला सर। ए। एक्चुअल में मैंने ना गलती पता है क्या कर ली? लिखना तो मैंने गैस था, तो पहले मैंने एक्वस लिख दिया। मुझे इतनी श्योरिटी थी कि आप लोगों ने गलती कर देनी थी यहाँ पे। चलें, खैर। एक्वस के लिए ये वैलिड होता है कॉन्सेप्ट, इतनी बात याद रख लें कि जो आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सिर्फ एक्वस के अंदर वैलिड होता है। यही तो रीजन है ना। कोई बता सकता है HCl की फॉर्म कौन सी स्टेट होती है जी? HCl की स्टेट क्या है? गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है? गैसियस होता हाँ जी, गैस फॉर्म में होता है, याद रख लें। तो आर्हीनियस के मुताबिक तो एक्वस में जो चीज H पॉजिटिव दे या OH दे वही एसिड और बेस होती है। लेकिन तो आप फिर HCl गैस की फॉर्म में अगर हो तो ये एसिड ना हुआ आर्हीनियस के मुताबिक, लेकिन होता तो एसिड है। तो ये एक मेन इसका फॉल्ट था। फिर इसके अलावा बहुत सी चीजें ऐसी थी, लेट्स सपोज जैसे NH3 है, ये बेस होती है, इसके पास कहाँ से OH आया है? OH तो नहीं है, तो अरहीनियस का नजरिया फेल हो गया। इसी तरह CO2, इसके पास हाइड्रोजन तो नहीं है, आल्दो इट इज एन एसिड। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद अरहीनियस ने ये बात तो कर दी कि जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं ये बेसिस हैं। लेकिन मेटल ऑक्साइड्स ये बेसिस नहीं है। यानी MO जो है या MO2 जो है, ये आपके पास बेसिस नहीं है, और ये भी बेसिस होती हैं। तो ये इसके कुछ फॉल्ट थे आर्हीनियस के, ये आप लोग जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड। ब्रॉन्स्टेड लोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। इससे भी आप लोग बखूबी वाकिफ हैं बेसिकली कि एसिड क्या होता है। एसिड वो चीज होती है जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करे, यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। हाइड्रोजन को प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, को बता सकते हैं आप में से? क्योंकि सर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो पीछे सिर्फ एक प्रोटॉन ही बचता है, इस वजह से हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन ही कहते हैं। हाँ जी, विच एक्सेप्ट
विच एक्सेप्ट या विच डोनेट, क्या बात कर रहे हैं हम, विच डोनेट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन डोनेट करती है। अच्छा अच्छा सही, सर हम बेस उल्ट प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं उल्ट एक्सेप्ट होता? कर रहे हैं। बेस उल्ट एक्सेप्ट कर, करती है सर। ये एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्ट प्रोटॉन, और ये डोनेट करता है। एसिड बेसिकली होता ही पानी में जाकर, अभी हम बात करके आ रहे हैं, ये H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है। तो जो बेस होती है ये एक्सेप्ट करती है। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसी से फिर हम आगे मूव करते हैं। HCl प्लस वाटर, देखें अभी माइक ऑन किया आप लोगों का तो माशाल्लाह से फिर आप लोगों ने वही हरकत स्टार्ट कर दी है। मैंने इसलिए माइक ऑन नहीं किया था कि आप लोग माइक अपने ही ऑन करके और शोर पैदा करें और दूसरों के लिए डिस्टरबेंस काज करें। मैंने तो आपको पार्टिसिपेट करने के लिए माइक ऑन किया है कि आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करें और समझे चीज़ों को, तो ख्याल किया करें। H3O पॉजिटिव, मैं मेरा बेसिक पर्पस ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब देखें जैसे वो अर्हीनियस में से इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत से स्टूडेंट को फिर भी नहीं इल्म था। जी, अब आपको पता है HCl इज एन एसिड और वाटर इज एन बेस, वाटर इज अ बेस, ये बेस है। और कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड तब बनता है जब एक बेस जो होती है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, यानी उसके अंदर प्रोटॉन आ जाए। और कॉन्जुगेट बेस कब बनती है, जब एक एसिड, जब एक एसिड प्रोटॉन को रिलीज कर दे और पीछे जो पार्ट बचता है वो आपके पास कॉन्जुगेट बेस कहलाती है। इसकी एग्जांपल अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखें HCl था, इसमें से हाइड्रोजन हटा दें, पीछे क्लोराइड बच गया तो ये कॉन्जुगेट बेस हो जाएगी। और वाटर था, ये बेस थी, और बेस जब एक प्रोटॉन लेती है तो ये कॉन्जुगेट एसिड बना देती है। ये नजरिया है कॉन्जुगेट एसिड और बेस का। ठीक है, इनके मुताबिक तो वो चीज ही एसिड है जो प्रोटॉन देती है, और बेस वो है जो प्रोटॉन लेती है। बाकी जो चीजें हैं ये उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते अच्छे से। और एम्फोटेरिक की बात करते हैं, पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, विच वन इज ट्रू फॉर एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड बेस कॉन्सेप्ट के लिए कौन सी चीज ट्रू होगी? नंबर वन, इट इज एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। बी, relative concept। सी, बोथ। डी जो होगा अकॉर्डिंग टू थीरीज ऑफ एसिड बेसिस। जी, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है कि एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट है ये रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट होता है, या इसको हम जो थीरीज पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग ही डिटरमिन करवा सकते हैं और कोई मेथड नहीं है? हाँ जी, इसकी स्ट्रेंथ जो होती है, क्या ऑप्शन आपके नज़दीक ठीक होना चाहिए? और डी अभी, सर, हाँ जी, कौन सा आपने ऑप्शन डी। बताया? डी ऑप्शन, मैंने इसीलिए लिख दिया था बेसिकली डी, क्या आप लोग डी को ही सिलेक्ट करें। तो इसका जो होता है ना, एक्चुअल में जो एसिड बेस की स्ट्रेंथ अगर आपने डिटरमिन करवानी है तो ये इसका रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। रिलेटिव का मतलब होता है आप ना कंपैरिजन करवाते हैं। कोई भी चीज एसिड बेस होती है ये हमें तब पता चलता है कि जब उसके साथ कोई चीज प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आप लोग खुद से समझ जाएंगे। HCl प्लस वाटर, और अगर यही बात मैं ले लूं NH3
प्लस वाटर। अब आप लोग मुझे बता दें कि ऊपर वाली एग्जांपल मेथड कौन है जी। HCl HCl इज एन एसिड और बेस इज वाटर। तो नीचे वाटर वाली एग्जांपल मेथड कौन है? वाटर वाटर है और बेस अमोनिया। अब आप लोगों ने ये बात ऑब्जर्व की कि एसिड बेस की जो स्ट्रेंथ होती है ये उसके साथ वाले बंदे से डिटरमिन करवाई जाती है। तो ये एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसी तरह मैं आपको ना एक नाइट्रेशन, अगर शाहिद साहब ने अभी नहीं पढ़ाया तो तब मैं तो वैसे पढ़ाता हूँ। अच्छा, शाहिद साहब भी आपको पढ़ाएंगे, आप जरूर उनसे पढ़ेंगे कि नाइट्रेशन में ना H2SO4 और HNO3 यूज करते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि HNO3 फिर क्यों यूज कर रहे हैं, या H2SO4 का क्या पर्पज है? कोई बता सकता है आप में से? बेसिकली इसमें जनरेशन सर पॉइंट। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना होता है इस वजह से, वो तो ठीक है, मैकेनिज्म। लेकिन इसमें जो एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है ना, बड़े मजे का है वो। देखें, यहाँ पर आपकी सोच दंग रह जाएगी कि HNO3 एक्ट एज अ बेस। कभी आपने सोचा था कि HNO3 बेस? सर आप क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है और H2SO4 इज एन एसिड। समझ आई बात की या नहीं आई? कि जो HNO3 होता है एक्चुअल में, यहाँ से ना इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो वाटर निकलता है। फिर आपके पास जो होता है, वाटर निकलने के बाद फिर जो हाइड्रोजन होता है वो ये सल्फ्यूरिक एसिड साहब जो होते हैं अटैक करवाते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर आपने ये नोट किया कि स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में बड़े बड़े मात खा जाते हैं, बड़े बड़े जो दावा करते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। अगर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए तो वो वीक हो जाते हैं। अगर HClO4 लेकर आ जाऊं मैं तो HCl भी, H2SO4 भी एक वीक एसिड हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट है ये रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता। ये बात मद्देनजर रख लें आप। एम्फोटेरिक का भी कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि जो चीजें एसिड बेस के तौर पर एक्ट करती हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऐसे ये जोड़े होते हैं जिनमें सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। ठीक हो गया, मैं बहुत आसान डेफिनेशन आपको बता दी, जिनमें सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस। एग्जांपल हम ले लेते हैं। आपसे पूछते हैं कि इस CO3 का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा जी, बताएं जल्दी से। मैंने डेफिनेशन बताई हुई है आपको। HCO3 का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? H2CO3। H2CO3। अच्छा जी, कॉन्जुगेट एसिड कब बनता है पहले तो ये आप मुझे बता देना। जब एक बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट प्रोटॉन कर ले। एक्सेप्ट तो यहाँ पर एक प्रोटॉन देना था आपने सिंपल, और ये क्या बन जाएगा H2CO3। अब देख सकते हैं ये एक दूसरे की क्या हुए, कॉन्जुगेट एसिड बेस हो गए जी। इनमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। तो ऐसे जोड़ों को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं जिनमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद लिमिटेशन इसकी भी है कि ये BF3 को एक्सप्लेन नहीं करता, ऑल दो BF3 इज एन एसिड। SnCl4 को एक्सप्लेन नहीं करता। फिर ये CO को एक्सप्लेन, कार्बोनिल को नहीं एक्सप्लेन करता, जो कि बेसिस होती हैं। तो मतलब ये भी लिमिटेड है। इसके बाद हम बात करते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट की। ये आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है? देखें, आयनाइजेशन कांस्टेंट मैं आपको बड़े सादा अल्फाज से बता देता हूँ कि आपने जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ी थी ना, वो बेसिकली आयनिक कंपाउंड के लिए पढ़ी थी। DOD, DOD जो होती है ये आयनिक NaCl हो गया, या इस तरह के जो कंपाउंड थे। ये टर्मिनोलॉजी का फर्क आ जाता है, चीजें सेम रहती हैं। डिसोसिएशन
और आयनाइजेशन में किसी को कोई फर्क पता हो तो मुझे बता दें जी, क्या फर्क होता है डिसोसिएशन और आयनाइजेशन में? सर डिसिएशन आयनिक कंपाउंड के लिए और आयनाइजेशन पोलर मॉलिक्यूल के लिए। पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए, ठीक बताया आपने। डिसोसिएशन जो होती है प्योरली आयनिक के लिए टर्म यूज की जाती है, और जो आयनाइजेशन होती है प्योरली पोलर कोवलेंट के लिए। लेकिन अब जो आप कह सकते हैं लेटेस्ट दौर जा रहा है, इसमें ये दोनों टर्मिनोलॉजीज को आप सेम ही कंसीडर कर लेते। बात तो एक ही है ना, बात तो उनकी वो बता रहे हैं कि कितने मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इसलिए हम दोनों को एक ही कंसीडर कर लेते हैं। कोई इतने बड़ी बात नहीं होगी अगर हम इनको सेपरेट नहीं मान रहे तो। आयनाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास 100 मॉलिक्यूल थे, HX एक एसिड है उसके, और आप देखना चाह रहे हैं कि वो पानी में जाने के बाद या किसी के साथ रिएक्शन करने के बाद कितने उसके जो आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट में चले गए या आयन में चले गए या आयंस बना दिए उन्होंने। ठीक हो गया। तो वही जो बात हमने की थी डिसोसिएशन की, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट बेसिकली दो तरह का होता है। ये मैयर क्या करता है, ये स्ट्रेंथ को मैयर करता है, ये मैयर करता है स्ट्रेंथ को। अब मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनाइजेशन कांस्टेंट जी, नंबर 1 पॉइंट ये होता है कि ये बताता है डिसोसिएशन को या आयनाइजेशन को। तो मैं दोनों टर्मिनोलॉजी को मैं आपसे कह रहा हूँ कि सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन उन्होंने सही बताया, वही मैं आपको बता रहा था कि पोलर के लिए जो होती पोलर कोवलेंट कंपाउंड के लिए वो आयनाइजेशन, लेकिन इतने चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। आल्दो इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछता है तो फिर आपको याद रखने की जरूरत है। ये बताता है स्ट्रेंथ को बताता है, और ये ओनली फॉर वीक एसिड और वीक बेसिस होता है। ओनली फॉर वीक एसिड्स और वीक बेसिस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए नहीं होता। ये बात आपने नोट कर लेनी है, ठीक है जी। और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही होगा, इरिवर्सिबल में ये एग्जिस्ट नहीं करता। और इसमें इक्विलिब्रियम जो होता है वो भी अचीव हो जाता है। आपको भी पता है बेटा, हमने जो बातें की हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन है उनमें इक्विलिब्रियम होता है, और डिसोसिएशन वो सारा लेना देना इसी में आ जाता है, ठीक है जी। और अब ये दो तरह का हो सकता है, के ए एंड के बी। अब के ए इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स, वीक एसिड्स, और के बी जो होता है ये बेसिकली फॉर वीक बेसिस। मैंने आपको ना एक प्रूफ दिया था, बड़े आप लोग वैसे क्या कहें आपको, अब आप लोगों को मैंने एक प्रूफ दिया था, याद है आप लोगों को, और किसी बंदे ने वो काम नहीं किया। तो बेटा आप नहीं करेंगे तो टीचर, आपने खरीद नहीं लिया तो डेफिनेटली वो टीचर भी आपको नहीं करके देगा, याद रख ले। तो मेरा तो बड़ा सिंपल रूल है, जो स्टूडेंट काम करते हैं उन्हीं पर फोकस करता हूँ, जो नहीं करते वो फिर हम भी उन पे कोई फोकस नहीं करते, वो अल्लाह के हवाले होते हैं। तो आप में से जिसने एक बंदे ने भी नहीं वो काम किया, मैंने कहा था कि आपने ये दो का प्रूफ सेंड करना है ग्रुप में, किसी स्टूडेंट ने आप में से किया है? तो याद रख ले, बड़ा सिंपल और क्लियर कट मेरा पॉइंट है, और शुरू दिन से यही है, जो काम करने वाले हैं उनको ही हम सपोर्ट करते हैं, और जो नहीं काम करना चाहते बेटा फिर वो अल्लाह के हवाले हैं। और वो स्टूडेंट मुझसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो डेफिनेटली उनको ये राइट नहीं है कि सर आपने ये कहा था और आप ही बता दें, तो मैं उनको जवाब दे नहीं हूँ, क्योंकि ये उन्होंने कोई काम नहीं किया। जो स्टूडेंट काम करते हैं वही क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे, याद रख लें, ठीक है जी। तो ये दो तरह से हो सकता है, वीक एसिड और वीक बेसिस के लिए। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए नहीं होता, इसकी क्या रीजन होती वो हम देख लेते हैं। आपको ये बात पता है कि
स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। अब कैसे देखते हैं हम, H पॉजिटिव, उनमें तो इक्विलिब्रियम आता ही नहीं है ना स्ट्रॉन्ग एसिड में, तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। मैं कहता हूँ इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी इसकी IC वो 1 मोल थी और ये 0 था, और आफ्टर टाइम टी कुछ वक्त के बाद, आफ्टर टाइम टी कुछ वक्त के बाद इसकी जो कंसंट्रेशन रहेगी वो 0 और इसकी 1 मोल बन गई और ये 1 मोल। अब इनका आप के इक्विलिब्रियम लिख दें या आयनाइजेशन, क्योंकि इनमें इक्विलिब्रियम तो होता नहीं है तो आयनाइजेशन कांस्टेंट इनका लिखें जरा। प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा 1 1 और रिएक्टेंट बटे में 0 आ जाएगा। बेटा किसी के नीचे भी बटे में 0 आ जाए तो वो जो आंसर निकल कर आता है वो होता है इनफाइनाइट। तो आप लोगों ने यहाँ से एक बात साबित कर ली कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं या स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं ये बेसिकली इनका जो के होता है ये अनडिफाइंड होता है। इनके लिए आप डिफाइन नहीं कर सकते, के ए या के बी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग एक दफा दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, फर्दर हम देखते हैं फिर इसको।